की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपको अनुमान के अनुसार क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस है? ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शे को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदर्शे के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ये समझने लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, ये जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी क्रस्ट से करोड़ तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। ये अध्याय इसी से विषय से संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र में पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें ये बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रकृति में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं: गहरे समुद्र में प्रवेदन योजना डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेदन योजना इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला प्रायद्वीप में जो रूस का है क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थों का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव, घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रकृति के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रकृति में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप।
भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। पी तरंगें, एस तरंगें और धरातलीय तरंगें, ये इनका जो आयाम है वो दिया गया है। पहुंचने का समय, ठीक है, ये भूकंप अभिलेख से मापी गई है। ठीक है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम या फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम के समीपतम होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम के ठीक ठाक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। जितने भी नेचुरल भूकंप होते हैं वो कहाँ आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सीस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखी वक्र कर्व दिखाता है कि यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगें 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगें बॉडी वेव्स व धरातलीय तरंगें सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के कारण पैदा होती है या पैदा होने के दौरान ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंग एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेव अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है, जिन्हें पी वेव्स और एस वेव्स कहा जाता है। पी तरंगे और एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। क्या? पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। क्या? धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। कौन सी? पी वेव्स। और इन्हें प्राथमिक वेव, प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। और पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी ही होती है। किसकी जैसी होती है? ध्वनि तरंगों जैसी। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। ध्यान रखना, जो पी वेव्स होती है वो गैस से, तरल से और ठोस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है, सेकेंडरी वेव्स कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस माध्यम यानी कि सॉलिड, एस से याद रखो सॉलिड, ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन, रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन, रिफ्रैक्शन से तरंगें कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादातर विनाशकारी होती है। इनसे ये जो शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होती है और पी तरंगों से कंपन की दिशा में तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके यानी कि दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है।
अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातली तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंपलेखी यंत्र सीस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 अ और ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। ये देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस वेव दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंपलेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है कि दोनों प्रकार की तरंगों के लिए। 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ध्यान रखना, एस तरंगों का जो शैडो जोन है वो पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ये यूपीएससी में शायद क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये क्या कारण है, इसका कारण पूछा गया था जिस ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। देखो तरंगों की प्रकृति देख लेना सर। ये जो पी तरंगे हैं, मतलब जो बड़ा क्यों है इसका क्षेत्र, पी तरंगे प्राइमरी वेव्स ये अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे हैं जो ठोस तरल गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। जो एस तरंगे होती है आपकी सेकेंडरी वेव, ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स है तरंगे हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है और ये तरल माध्यम जैसे कि पृथ्वी का जो बाहरी कोर है वहाँ पे लुप्त हो जाती है। ठीक है। और पी तरंगा शैडो जोन, क्या पी तरंगा का शैडो जोन छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। जब पी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर में प्रवेश करती है तो कोर के घनत्व में अचानक बदलाव के कारण वे अपने मार्ग से अपवर्तित रिफ्रैक्ट या बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है और इस मुड़ने की वजह 105 से 145 डिग्री के बीच एक छोटा सा हिस्सा ऐसा बच जाता है जहाँ कोई भी जो प्राइमरी वेव्स है दर्ज नहीं की जाती। ध्यान दें कि 145 के बाद ये तरंगें दोबारा दिखाई देने लगती है क्योंकि वे कोर को पार करके निकल जाती है। और अब एस तरंगा जो शैडो जोन है वो विस्तृत क्यों है, ठीक है, 105 से आगे का जो पूरा क्षेत्र होता है वो, क्योंकि एस तरंगा शैडो जोन पी तरंग की तुलना में बहुत विशाल है। क्योंकि पहला कारण है कि तरल बाहरी कोर, लिक्विड आउटर कोर, जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में, इसके कारण। और दूसरा कारण है एस तरंगों का गायब होना। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि एस तरंगें तरल में नहीं चल सकती, ठीक है, जो एस तरंगें हैं वो तरल में नहीं चल सकती, तरल में, और इसलिए जैसे ही ये तरंगे 105 डिग्री की गहराई पर कोर की सीमा गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो होती है उनको छूती है, डिसकंटिन्यूटी यानी असमानता रेखा को छूती है, तो ये पूरी तरह समाप्त ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। और विस्तार है, क्योंकि पी तरंगे तो कोर को पार करके 145 डिग्री के बाद वापस दिख जाती है, लेकिन एस तरंगे कोर में प्रवेश कर ही नहीं पाती और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के केंद्र से 105 डिग्री के बाद पूरा का पूरा हिस्सा 40% भाग एस तरंगों के लिए है, जो क्या बन जाता है, शैडो जोन बन जाता है, ठीक है। तो एस ये हमने देखा भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का शैडो जोन पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है। एस तरंगों का शैडो जोन न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप शैडो जोन का क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है। पहले ये हम देख लेते हैं, चित्र ऊपर नहीं है, ये देख लेते हैं। ये पी तरंग का जो शैडो जोन है वो देखते हैं, ठीक है।
पी जो प्राइमरी वेव्स है, देखो ये पी तरंग का जो शैडो जोन है वो इतना है, ठीक है, पी तरंग का शैडो जोन, ठीक। क्योंकि ये जो पी तरंग है वो आपके तीनों में माध्यम कर सकती है, जबकि जो एस तरंग है वो ओनली ठोस माध्यम में गति करती है, ठीक है, ठोस माध्यम में। तो ये जो एस तरंग का जो शैडो जोन है वो देख सकते हो आप, ये जो कोर है, ये एस तरंग का जो शैडो जोन है वो यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष एस तरंग प्राप्त करने का जो यहाँ अभाव होता है, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं मिलती है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं भूकंप के प्रकार, ठीक है। भूकंप के प्रकार सामान्यतः विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप भी अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों में सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। और एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य वॉल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात या कोलाप्स भूकंप कहा जाता है। चौथा है कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती हैं। इस तरह के झटकों से विस्फोट एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। पांचवा, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित रिजर्वियर इंट्रोड्यूस्ड भूकंप कहा जाता है। अब भूकंपों की माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपी की तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपी तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपी तीव्रता भूकंप के दौरान मुक्त ऊर्जा होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है और आघात की तीव्रता गहनता इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली, ठीक है, किसने, मर्केली के नाम पर रखा जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। मर्केली स्केल जो भी नुकसान हुआ है वो 1 से 12 तक होती है, ठीक है। भूकंप के प्रभाव, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा होने से होने वाले प्रकोप निम्न है। सबसे पहले भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्रवण सॉइल लिक्विफेक्शन और धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध एवं तटस्थ के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ये देख सकते हो, ज्वारीय तट, मैरीन तट, ज्वारीय लहरों के आवासीय विध्वंस, ठीक है। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले क्षय का प्रभाव स्थूल रूपों पर देखा जाता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड की ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप भी आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्राय ये देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, भूपर्पटी द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूकंप की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है। इसका घनत्व
3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये भूप्रपट्टी 0 से 100 किलोमीटर मोटी है। ठीक है, स्थलमंडल भूप्रपट्टी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल होती है। ठीक है, और उसके बाद दुर्बलता मंडल आता है। और ये जो आपका 2900 किलोमीटर तक द्रव आता है और उसके बाद 5100 किलोमीटर तक नीचे ठोस क्रोड। ठीक है, द मेंटल भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांतता डिसकंटिन्यूटी क्या से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल कहाँ तक पाया जाता है? जो मोह की असंबंधित रेखा है जो महासागरों और महाद्वीपों को अलग करती है, उससे लगाकर 2900 किलोमीटर तक गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल अस्टेनोस्फीयर कहा जाता है। अस्टेनो का शब्द का अर्थ है दुर्बलता से। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका जा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूप्रपट्टी की चट्टानों से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। क्या? भूप्रपट्टी और मेंटल। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। क्रोड या द कोर। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है। आउटर कोर क्या है? तरल अवस्था में है। जबकि आंतरिक कोर इनर कोर ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे फेरम से बना है, जिस इसे निफे यानी निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वो स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राखें, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मंडल के ऊपरी भाग में है ये मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें से लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा, ज्वलखंडाश्म, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन व ऑर्गन भी शामिल होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर सवाल पूछा गया था कि ज्वालामुखी जो क्रिया से निकलने वाले जो कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे होती है। ठीक है, तो क्या क्या नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, सल्फर यौगिक होते हैं, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है आदि। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार के हैं। शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। ये लावा जो होता है वो उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी तरह निकास नली का वेंट से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना भी इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोण बनाता है जो सिंडर कोण के रूप में भी विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो। इस बार इनके चित्र देख लेते हैं। ये आपके सिंडर शंकु, ठीक है, और ये कोई शील्ड ज्वालामुखी। ये मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजाइट वोल्केनोज। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्म, पायरोक्लास्टिक
पदार्थ वो राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड कॉल्डेरा ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, जो आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि इसमें जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, और धसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वे ही गर्त ही क्या ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इसके पास स्थित है, और इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बाहर निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले ये चित्र देख लेते हैं। ये तरंगों के जो पहुंचने का समय है वो कुछ खास नहीं है, ये हमने देख लिया। बस आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी आकृतियाँ, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, और लावा का ये जमाव तो धरातल पर पहुंच कर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण दिया जाता है। ज्वालामुखी शैलों यानी कि जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातालीय प्लूटोनिक शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ, इंट्रसिव फॉर्म्स कहलाती है। इनमें से कुछ चित्र दिखाए गए हैं। देखो, इसमें क्लियर नहीं देख रहे हैं चित्र, कोई बात नहीं। सबसे पहले बनती है बैथोलिथ्स। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रकृति में अधिक गहराई पर जमा हो जाए तो ये एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। बैथोलिथ यदि पहले होता है एक आंतरिक स्थल जिसमें डाइक भित्ति होती है। जब लावा दरारों में लंबवत इनकी खड़ा ऐसे रूप में जम जाता है तो वो दरार दीवार जैसी संरचना बनाती तो वो डाइक होता है। ठीक है, एक होता है सिल। जब लावा क्षैतिज यानी समतल परतों के रूप में जम जाता है तो ये सिल होता है। ठीक है, ये डाइक होता है आपका। ठीक है, और लैकोलिथ किसको कहते हैं? जब वह गुंबद के आकार की संरचना जिसमें लावा ऊपर और परतों को ढकता है ऊपर की, मतलब ये ऐसे मशरूम जैसा। ठीक है, एक होता है बैथोलिथ, महास्कंद होता है। जब विशाल गुंबद के आकार का जमाव हो तो बहुत गहराई तक होता है ये। ठीक है, और उसके बाद होता है लावा पठार, जो अत्यधिक तरल लावा दरारों में निकलकर एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता था। और सिंडर या शंकु, ये छोटे छोटे ढलान वाले शंकु होते हैं। ज्वालामुखी राख और सिंडर बनते हैं। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी, ये लावा और राख की परतों के बारी बारी से जमा होने से बनते हैं। ठीक है, देखो ये बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रकृति में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अन्नासाधन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं। इन्हें बैथोलाइट कहा जाता है।
किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के, ठीक है, जो मैग्मा भंडारों में जमे हुए भाग है। इसके बाद होता है लैकोलिथ, ठीक है, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और ऊपर पाइप रूपी वाहक नली के नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल ये होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित एक्सप्लॉइटेड हो चुकी है, वो धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। ऊपर उड़ते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाला कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ वह अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाता है। यदि यह तस्तर यानी कि ससर के आकार के जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाता है। और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की मोड़दार अवस्था में अपनति एंटीक्लाइन के ऊपर व अभिनति सिंक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं, ठीक है। और अंतर्वेदी चट्टानें आग्नेय चट्टाने का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं, ठीक है। कम वाले शीट और घने वाले को सिल, शीट और सिल। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है तो ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ये आपका अभ्यास वर्जन है, ये इनको आप मेंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये जो है चौथा अध्याय अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।